हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं पोस्चरल डिफॉर्मिटी पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारा पोस्चर कैसा, हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा है और बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा तभी आप बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सके। तो बने रहें वीडियो पर। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज दी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने इसमें ऐसा क्वेश्चन भी डाला है जो मैंने कहीं से लिया है, पर उसका जो आंसर है उससे मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को भी मिल जाए करेक्ट, या हो सकता है जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो एकदम करेक्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सारे आंसर एकदम करेक्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, फीट आर देयर लार्जेस्ट मीन्स पैर सबसे बड़े होते हैं किस टाइम? सुबह में, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप गीले होते हैं, या दिन के अंत में? करेक्ट आंसर इज डी, दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ द डे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया है यही मिस्ट्री क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे करेक्ट नहीं मिल पाया है। जो कि मैंने आंसर क्वेश्चन कहीं से लिया है उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया, उसका आंसर भी दिया गया है। अगर इसका आंसर आपको मिल सकता है तो कृपया आप इसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, पुअर पोस्चर अफेक्ट्स विच बॉडी सिस्टम्स? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी प्रभावित होती है। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ दी अबव मीन्स उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी? काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों के बारे में बता देता हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। काइफोसिस क्या होता है? अ फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक मीन्स आपकी बैक कर्व लेके आगे की तरफ मुड़ जाती है जिससे आपका सीना अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, इसको काइफोसिस बोलते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। स्कोलियोसिस क्या होता है? अ साइड वेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन मीन्स आपकी जो स्पाइन होती है वो साइड वेज हो जाती है, किसी एक साइड में ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। और लॉर्डोसिस, अ कर्विंग इनवर्ड्स ऑफ द लोअर बैक। जैसा कि आप लॉर्डोसिस में देख रहे हैं कि ऊपर से जो आपके स्पाइनल कार्ड है वो तो सही आई है, मगर जब जैसे ही वो लोअर बैक में पहुंचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने लगती है, मीन्स उसकी जो पोजीशन होती है खराब हो जाती है, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। काइफोसिस में क्या होता है? कुबड़ा टाइप का बन जाता है। ठीक है, जब आपकी स्पाइनल कार्ड होती है वो पीठ के ऊपर से होती हुई जब स्टमक के नीचे आती है तो एक बहुत बड़ा सा कर्व बना लेती है जिससे कि आपका सीना झुक जाता है, मीन्स आप भी आगे की तरफ झुक जाते हैं। या जिसकी बॉडी में जिसको काइफोसिस होता है उसका सीना अंदर की तरफ और बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, एक कुबा टाइप का बन जाता है, वो काइफोसिस होता है। और स्कोलियोसिस में क्या होता है? स्कोलियोसिस में एक जैसे सांप चलता है ना, ऐसे ही आपका स्पाइनल कार्ड सांप की स्थिति जैसा हो जाता है, मीन्स बिल्कुल सीधा नहीं होता है, कहीं लेफ्ट जा रहा होता है, कहीं राइट जा रहा होता है, इसीलिए इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। फ्लैट फुट क्या आता है? फ्लैट फुट और नॉर्मल फुट में अंतर है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो नॉर्मल फुट हमारा होता है उसमें हल्का सा कर्व होता है जो कि बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए सही होता है, और इससे क्या होता है? बोन्स में इंजरी होने के चांस भी कम रहते हैं। और फ्लैट फुट आप देख रहे हैं पूरी बोन फ्लैट है, तो इसमें क्या है? इंजरी के चांस भी बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी बैलेंस में भी दिक्कत होती है। जब हम रनिंग वगैरह करते हैं उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों डिफाइन कर दिए हैं, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस ये तीनों की तीनों स्पाइनल डिफॉर्मिटी हैं और फ्लैट फुट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। गोमुखासन एंड पद्मासना आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी? मीन्स गोमुखासन और पद्मासन में कौन सी विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इज सी, नॉक नी। जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर लगाया, आप नॉक नी में देख सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप नॉक नी में देख पा रहे हैं कि जो पैर के घुटने होते हैं वो दोनों आपस में ही टच रहते हैं, मीन्स आप रनिंग करोगे तब भी टच होंगे, अगर आप सिंपल वॉक करोगे उसमें भी टच रहेंगे, वो आपस में लड़ते रहते हैं। आर्मी वगैरह में भी यही देखा जाता है, कहीं नॉक नी तो नहीं है। तो इस तरीके से यह नॉक नी है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। धनुष पैर मीन्स बो लेग। बो लेग में क्या होता है? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यह नॉर्मल लेग है। ठीक है, नॉर्मल लेग में जो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बोथ लेग बिल्कुल सिंपल है, मीन्स दोनों बराबर लग रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस भी बराबर नहीं है और जो नी है हल्के से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, तो इनको बो लेग कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
नॉर्मल लेग और बो लेग में क्या अंतर होता है। फ्लैट फुट आप जान ही चुके हैं। स्कोलियोसिस को मैंने बता ही दिया है। करेक्ट आंसर इज सी, नॉक नी। नॉक नी अगर सही करना है तो आपको गोमुखासन और पद्मासन को अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द थोरेसिक स्पाइन हैज ए आउटवर्ड कर्व कॉल्ड। थोरेसिक मींस मध्य रीढ़ में एक बाहरी वक्र होता है जिसे कहा जाता है। पहले ही आपको मैंने बताया कि जब ऊपर के साइड में बाहर से कोई वक्र आएगा मीन्स जिसको भी होता है उसका सीना अंदर की तरफ चला जाता है और वो आगे की तरफ झुक जाता है और पीठ में हल्का सा जो कर्व बन जाता है उसको काइफोसिस कहते हैं। ठीक है। और स्कोलियोसिस में तो आप जानते ही हैं कि जो स्पाइनल कार्ड है वो टेढ़ा मेढ़ा सांप के जैसा हो जाता है। और लॉर्डोसिस में बिल्कुल लास्ट में जो क्या बोलते हैं लोअर बैक में स्पाइनल कार्ड हल्का सा तिरछा हो जाता है, इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। और फ्लैट फुट तो फ्लैट एकदम होता है, इसमें कोई भी कर्व नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, kyphosis. Question number 6. An abnormal increases in the thoracic curvature of the vertebral column is called scoliosis, spina bifida, lordosis, spondylolysis, kyphosis. कशेरुक स्तंभ की बच्छी वक्रता में असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? Correct answer is kyphosis. Question number 7. Is the extreme curvature of the upper back also known as hunchback or humpback? ऊपरी पेट की चरम वक्रता है जिसे हंचबैक या हम्पबैक के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज डी, काइफोसिस। क्वेश्चन नंबर 8, इज साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। रीढ़ की हड्डियों का दोनों तरफ मुड़ना क्या कहलाता है? मीन रीढ़ की हड्डी सांप के जैसे जब हो जाए तब क्या कहलाती है? मैंने बताया आपको स्कोलियोसिस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्कोलियोसिस के बाद स्पाइना बिफिडा। ठीक है। और इसका मेन कारण ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका स्पाइनल कार्ड होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखें, ए बर्थ डिफेक्ट इन विच डेवलपिंग बेबीज स्पाइनल कार्ड फेल टू डेवलप प्रॉपरली। मीन्स अगर बच्चा पैदा हुआ उसका स्पाइनल कार्ड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या स्पाइनल कार्ड फेलियर है तो इस वजह से ये स्पाइना बिफिडा जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें उसका स्पाइनल कार्ड अच्छे से वर्क नहीं किया है, इस वजह से हल्का सा पीठ से बाहर की तरफ निकल आया है। ठीक है। और इसमें लेग भी अंदर की तरफ हो जाते हैं, इसी को स्पाइना बिफिडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटीरियर कॉनकेविटी इन द कर्वेचर ऑफ द लंबर एंड सर्विकल स्पाइन। लंबर और ग्रीवा रीढ़ की वक्रता में पूर्व काल की संगति। ऑप्शंस दिए हैं स्कोलियोसिस, स्पाइना बिफिडा, लॉर्डोसिस, किफोसिस। करेक्ट आंसर इज सी, लॉर्डोसिस। मीन्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है लॉर्डोसिस में क्या होता है, स्पाइनल कार्ड के सबसे नीचे भाग में स्पाइनल कार्ड हल्का सा बाहर की तरफ निकला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, leaning to one side muscles spasms even best physical deformity symptoms of lordosis. True or false? Correct answer is false. It should be symptoms of scoliosis. Question number 11 is caused from osteoporosis, bone weakness and क्रम्बिंग फॉरवर्ड। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी और आगे गिरने से होता है, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिए स्कोलियोसिस, स्पाइना बिफिडा, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। करेक्ट आंसर इज डी, काइफोसिस, क्योंकि इसमें आपका जो जिसको भी काइफोसिस होता है बॉडी का अपर पोर्शन स्पाइनल कार्ड वाला आगे की तरफ गिर जाता है और पीठ पर काइफोसिस नजर आने लगता है। मीन्स पीठ पर जैसे कुबड़ जैसा लगने लगता है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द कंडीशन कॉजेज द डिफॉर्मिटी ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टोज। यह स्थिति दूसरे, तीसरे और चौथे पैर की उंगलियों की विकृत का कारण बनती है। फ्रैक्चर, फ्रॉस्टबाइट, टार्सल टनल सिंड्रोम, हैमर, पैर की उंगली। तो सबसे पहले अगर आप इन चारों के बारे में जान लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें फ्रैक्चर क्या होता है। जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मींस हल्का सा आपको फ्रैक्चर हुआ, कंपाउंड का मतलब वो हड्डी पूर्णतः टूटी ही गई है, या कंपाउंड में एक से ज्यादा भी फ्रैक्चर होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है? फ्रॉस्ट बाइट बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। जैसा मैंने कि फ्रॉस्ट बाइट की मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हाथ और पैर की जो उंगलियां आप देख रहे हैं कैसी हो गई हैं। इसका मेन कारण ये हो गया है कि जो आपकी स्किन होती है, स्किन के नीचे वाले टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, इस वजह से ये कंडीशन आ जाती है। अगर ज्यादा दिन तक ये कंडीशन रही तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है, इसी को फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है ऐसे ऊपर से आपकी चमड़ी बिल्कुल पानी भर गया हो, बेकार हो गई हो, फिर वो सड़ने टाइप में लगती है। और तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं टार्सल ट्यूनल सिंड्रोम। टार्सल ट्यूनल सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारे पैर के पंजे में एक पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है जो कि ब्लॉक होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, और ये नर्व आपके एंकल के नीचे आने लगती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब यह इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह नर्व पैर की एंकल की हड्डी की वजह से ब्लॉक होने लगती है, इस वजह से ये ऐसा हो जाता है। क्योंकि जो नर्व होती है उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो बोन की जो स्थिति होती है उसके वजह से दबते हैं, तो वो ब्लॉकेज में आती है, इस वजह से ये टार्सल ट्यूनल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। ये हमारा नीचे का पैर का पंजा है और ये ऊपर वाली हमारी यहाँ पर ये जो नर्व दिखाई दे रही है, ठीक है, ये नर्व है, नर्व यहाँ पर ब्लॉक हो रही है,
ये यहाँ पर दब रही है, देखिए ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सल ट्यूनल सिंड्रोम। और चौथा कॉलम जो यहाँ पर दिया हैमर टो, हैमर टो का मतलब यह है कि हमारा जो पैर होता है, पैर का जो पंजा, उसकी पोजीशन ऐसे बन जाती है जैसे कि वो हैमर के टाइप में आगे का भाग बाहरी हो जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पैर के पंजे को देखिए, इसकी पोजीशन बिल्कुल हैमर जैसी लग रही है ना, इस वजह से इसको हैमर टो कहा जाता है। हैमर टो में होता क्या है, फुट कंडीशन इन विच टो हैज एन अबनॉर्मल बैंड इन द मिडिल ज्वाइंट, दैट्स व्हाई क्रिएट दिस प्रॉब्लम। अब यही इसी प्रॉब्लम की वजह से इसको हैमर टो कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे किस कारण से यह स्थिति होती है, हैमर टो की वजह से। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हुज नीज आर कर्व्ड आउटवर्ड, बोलेगा उसके, हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, क्रेपिटेशंस, जेनुबारम, जेनुबल्गम, काइफोसिस। करेक्ट आंसर इज बी, जेनुबारम। अब जेनुबारम को बोलेक्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है बोलेक्स, तो जेनुबारम को बोलेक कहते हैं। एक व्यक्ति जिसके घुटने बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं, इनमें कौन सी स्थिति है, जेनुबारम। जेनुबारम को हम लोग बोलेक कहते हैं। और बोलेक क्या होता है, ये मैंने आपको फिगर में बता दिया है कि हमारे जो नी के ज्वाइंट होते हैं, जब उनके बीच बहुत सारा डिस्टेंस और नी बाहर की तरफ निकल रहे हो, दोनों साइड के अलग अलग, वहां पर बोलेक की स्थिति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हुज नीज आर कर्व्ड इनवर्ड नॉक्ड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, क्रेपिटेशन, जेनुबारम, जेनुबल्गम, काइफोसिस। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, जेनुबल्गम। जेनुबल्गम को नॉकनीस कहते हैं और जेनुबारम को बोलेक कहते हैं। तो यहाँ पर नॉकनीस के ही बारे में पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जेनुबल्गम मीन्स नॉकनी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जेनुबल्गम। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड स्वैबैक, किस स्थिति को स्वैबैक भी कहा जाता है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से कोई नहीं। स्वैबैक कहा जाता है लॉर्डोसिस को, ठीक है, अगर आप लॉर्डोसिस के बारे में जानते हैं तो स्वैबैक किसी को कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, लॉर्डोसिस। क्वेश्चन नंबर 16, हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर रेमेडाइंग प्रॉब्लम, घोड़े की सवारी किस समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, धनुष पैर, घुटनों के बल, स्कोलियोसिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, नॉक नी मीन्स घुटनों के बल। अगर आप घोड़े की सवारी करते हैं तो नॉक नी जैसी जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक दूर होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, स्विमिंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक इज अ रेमेडी फॉर स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, नन ऑफ दीज। तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक का उपयोग किसका एक उपाय है? करेक्ट आंसर इज ए, स्कोलियोसिस। और स्कोलियोसिस क्यों है? क्योंकि जब आप पानी में तैरते हैं, ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और नीचे से पानी की आपको सपोर्ट मिल जाती है, इसीलिए स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्कोलियोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, हलासन शुड बी परफॉर्म टू क्योर डिफॉर्मिटी, हलासन को किस विकृत को ठीक करने के लिए जाना चाहिए, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, लॉर्डोसिस। अगर आप हलासन करते हैं तो जो स्पाइनल कार्ड का लोअर बैक होता है उसके सही होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, संभावना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जो बाहर की तरफ निकल आता है। और लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए हलासन और पश्चिमोत्तासन, ये दोनों आसन ही बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दोनों को करने से जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ा सा वो पावरफुल भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, धनुरासन शुड बी परफॉर्म टू क्योर डिफॉर्मिटी, धनुरासन को विकृत को ठीक करने के लिए, धनुरासन को विकृत को ठीक करने के लिए जाना चाहिए, कौन सी विकृत होगी, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, काइफोसिस। अगर आप धनुरासन करते हैं तो काइफोसिस संभावना जो कुबा टाइप का बन जाता है आपके पीठ के पीछे, ठीक है, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है काइफोसिस के, उसके पीठ के पीछे जो कुबड़ बन जाता है उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, डिप्रेशन ऑफ चेस्ट इज कॉमन इन, छाती का अंदर होना में सामान्य है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, काइफोसिस। मीन जिसको भी काइफोसिस होती है उसकी छाती अंदर की तरफ हो जाती है, उसका कारण यह है क्योंकि उसके पीठ के ऊपर कुबड़ टाइप का निकल आता है, आगे की तरफ हल्का बेंड हो जाता है, इस वजह से छाती का अंदर होना सामान्य सी बात है, किसमें, काइफोसिस में। तो इस तरीके से यहाँ पर 20 क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज दी गई है, मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। इसी तरीके के वीडियो मैं कंटिन्यू आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।